सभी साथियों को नमस्कार। मैं सबसे पहले एक्टिव फोरम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया है। खैर और मैं मेरे साथ जो पैनलिस्ट है गौतम जी, पुष्पेन जी और निशा को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि मेरे साथ आज के इस पैनल में। साथियों, ये बहुत ही संकट के दौर पे हम लोग गुजर रहे हैं और एजुकेशन से पहले सर्वाइवल का सवाल हमारे साथ। अब पूरा देश में अभी हम देखते हैं पूरा दुनिया स्तर पे ये स्कूल एजुकेशन लगभग एक कोविड-19 के बाद दौरान और अभी समय में एक तरीके से चैलेंजिंग हो गया। दुनिया स्तर पे हमारे देश में भी हमने लगभग स्कूलों को बंद करने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि हम इसको जो पैंडेमिक का जो पूरा प्रभाव है, उससे बचने के लिए हम ये सब काम किया और अब लॉकडाउन के चलते हम स्कूल और कॉलेज को बंद करने की कोशिश किया। दूसरी बात हमने क्या किया, हमने रेस्ट्रिक्शन किया कि पूरा मूवमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। आपको पता है पूरा केवल हम नहीं है, दुनिया स्तर पे जो विकासशील देश है, अमेरिका, यूरोप, जिनको हम जो मानते हैं कि वो बहुत साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत आगे, वो भी उसको नहीं कर पाए। क्योंकि उनके लिए जो एक बहुत ही एक ही समझ है वो पूंजीवाद, और पूंजीवाद के चलते एक निजीकरण उनका पहला एजेंडा में है। उनके लिए लोग उनके एजेंडा में नहीं है, इसीलिए उसको नहीं कर पाए। उसी के चलते हमारा देश भी उस पे चल गया। तो इतने जैसे अभी अमरीश राय जी ने कहा था कि 24 मार्च को 4 घंटे में समय देके हमने लॉकडाउन कर दिया। इसकी वजह यह है, हमने ये ध्यान नहीं दिया हमारा देश का जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक स्थिति है, जिसमें बड़ी आबादी रोज कमाने खाके जीते हैं, उनके बारे में हमने परवाह नहीं करके हमने बंद कर दिया, जिससे पूरा संकट देश में फैल गया। स्वास्थ्य को साथ साथ उनके सामाजिक, उनके आर्थिक के ऊपर जबरदस्त असर पड़ा। ये एक बात हमको। तो इससे सोशल डिस्टेंस, ये महामारी एक तरीके से एक गरीबों का महामारी, एक अमीरों का महामारी। ये जो कोरोना वायरस, ये हमको दो भाग में हर समय की तरह विभाजित किया। सोशल डिस्टेंस तो हम नहीं कहेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सारे जो प्रिकॉशंस है, जो आईसीएमआर का भी है और डब्ल्यूएच का जो डायरेक्शन है, उसको कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। जो एक छोटे से कमरे में रहने वाले एक बड़े आबादी जो रोज खाना कमा के खाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो घरों में काम करते हैं, जिनके लिए एक कमरे में सब लोग रहते हैं और उस कम्युनिटी में सब एक दूसरे जुड़े हुए रहते हैं, उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन हमने उसको कर दिया, तो उसका असर भी ऐसा हुआ। हमने उसी तरीके से अपने स्कूल में बच्चों को नहीं भेज पाए, तो इस घरों में एक समय में रह के जिस तरीके से उनके मानसिक उससे असर पड़ा, चाहे केवल बच्चों के नहीं, यूथ, महिला और बड़े, और हमने देखा है किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस बाकी चीजें आगे बढ़ा है। एक तरह से भय भी पैदा की गई है, और वो भय था ही क्योंकि वो बड़े पैमाने पर आज के समय में हम देखते हैं दुनिया के स्तर पे और हमारे देश में भी ये लगातार बढ़ रहा है, और मृत्यु का दर भी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इससे लोगों के मन में भय है, लेकिन उसके लिए जो हमको तैयारी करना चाहिए सरकार की ओर से, हम उसको तैयारी नहीं कर पाए। लॉकडाउन का इतना समय शायद दुनिया के सबसे ज्यादा हमारे देश ने लिया, लेकिन उस दौरान को हमको जो हमारा हेल्थ सिस्टम को ठीक करना चाहिए था, हमारा लोगों के इकोनॉमिक को चेंज करना था, हम उसको कुछ नहीं कर पाए। फिर हम एक दिन पूरा खो दिया, जिससे आज हम नतीजा देखते हैं। अब हम आएंगे कि किस तरीके जो आज का विषय हमारा, कि ये जो माइग्रेंट लेबर के जो बच्चों के ऊपर इस कोविड-19 का कितना उसके शिक्षकों पर असर पड़ा। साथियों, हमने सबने लगभग ये 3 महीना में हमने पूरा मीडिया के थ्रू हमने देखा, और हमने खुद भी, हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति, हमने लगभग कई राज्यों में काम किया, और खुद व्यक्तिगत रूप से भी जहां हम देखते हैं 29 अप्रैल से हमारे पूरा देश के जो माइग्रेंट लेबर है वो अपने अपने घर जाना शुरू कर दिए। क्या करेंगे? अब उन्हें कोशिश करते रहे कि उनको कुछ
होगा, कुछ मिलेगा, कुछ कई कहानी हमारे, लेकिन उन्होंने अपना अपना घर जाना शुरू कर दिए हैं। 29 अप्रैल से ये काम शुरू हो गया। जो जाना जिस तरीके से गए हैं और पैर में चप्पल नहीं है, छोटे महिलाएं अपने बच्चों को गोद पे लेके एक एक ट्रक में एक एक परिवार को लगभग 3,000, एक व्यक्ति को 3,500 रुपया मुंबई से जा रहे थे, उनको 3,500 से 4,000 रुपया एक व्यक्ति को, एक परिवार मान लो 4 लोग हैं, लगभग 10,000 कैसे करके वो अपने अपने को बचाने के लिए, क्योंकि वहां वो दो भय था। एक, ये वायरस ज्यादा होगा तो वो शायद बचेंगे नहीं बचेंगे। दूसरा था कि उनका वो पूरा सड़क पे आ गए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। वो लग उनका सोचा कि हम घर जाएंगे, ये तो वहां गांव में मरना ही पसंद करेंगे, या दूसरी बात है वहां जाके हम अपना कुछ हमको मिल जाएगा, ऐसे बड़े पैमाने पर वो वहां पे गए। लेकिन क्या स्थिति वहां अपने हम देखते हैं किस तरीके से वो वहां पर पहुंचे हैं। उसपे बहुत से बच्चे, सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं कि वो पूरा एक परिवार में जिस तरीके से बच्चे 3 महीना एक जगह पे रहे, जो माइग्रेंट लेबर अपने धंधे, क्योंकि अपने गांव में काम नहीं मिलता, लेकिन वहां पर क्या स्थिति हुआ, वहां पर स्थिति यही हुआ कि उन जगह पे लोगों को जिस तरीके से वो उनका वहां होना चाहिए, क्योंकि गांव में उनके लिए काम नहीं था, और जो काम है वो काम भी बच्चों को मिलना मुश्किल था, तो इसलिए वो जो वहां पहुंच गए वहां काम नहीं है। तो ये जो असर है माइग्रेंट लेबर पे, काम को लेके, उनको सर्वाइवल को लेके, उनके भोजन को लेके, उनको रहने को लेके, तो वो उससे उससे क्या हुआ, उसके बच्चों को बड़े पैमाने पर, एक बड़े तादाद में बच्चे को हम पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो भी इस तरीके से बाल श्रम करे, बाल मजदूरी करे, हम फोर्स कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर लगभग 20%, अभी हम आंकड़ा देखते हैं कि 20% बच्चों को, बच्चे जो कि अभी तक जो समझ में आता है वो ड्रॉप आउट है, और उससे ज्यादा प्रतिशत बच्चे जो सरकार ने अभी तय कर लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन कोई सरकारी स्कूल में, खास करके हमारे देश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक ऑनलाइन एजुकेशन कामगार नहीं है। हमने कई जगह के पेरेंट्स, टीचर और बच्चों के साथ भी बातचीत किया, उस पर पाया है कि उनको कनेक्टिविटी नहीं हो पाता। हम खुद भी एक स्टेट कैपिटल में रह के कई बार जूम मीटिंग में हम कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो गांव में रह को कैसे करता है, तो एक वो कनेक्टिविटी नहीं होता है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल फेलर है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ अभी जो इन माइग्रेंट बच्चों की जो बात हम करते हैं, वो माइग्रेंट बच्चों को वो सुविधा वहां पर बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि घर पे नहीं तो माँ बाप, हमारे पॉलिसी, सरकार हमारे माँ बाप को, पेरेंट्स को, उन मजदूरों को फोर्स करे एक तरफ से कि वो अपने बच्चों को कम से कम बाल मजदूरी करे, क्योंकि अगर काम हर कोई तलाश करे रहे परिवार में, हर कोई तलाश करे, कोई कुछ कमा के लाए तो वो जी सके, वो खा सके, तो हर कोई, तो इसलिए माँ बाप भी बच्चों को भी करे। ये हमने अभी जितने बच्चे गांव वापस गए हैं, जो पेरेंट्स गए हैं, उनका फोन आता है, लगभग छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, बिहार, ये अलग अलग जगह पे जो लोग हम यहाँ से, जिनके साथ हमने महाराष्ट्र जो काम किया है, तो उनका लगभग मध्य प्रदेश का भी उनका फोन आता है कि वो वापस भी आ रहा है और उनको वहां पर काम नहीं मिलता है, जो सरकार ने जो तय किया है वो उसको नहीं मिलता है। और क्वारंटाइन की बात तो मैं अलग बात करूं, तो इस तरीके से जो हमने लगभग 2000 का जो हमारा यूएन एजेंसी से रिपोर्ट है, सन 2000 तक जो हमने 94 मिलियन लोगों को, बच्चों को जो हमने पूरा वो कर दिया था, चाइल्ड लेबर हम खत्म कर दिया था। अब ये बड़े पैमाने पर काम नहीं हो पाने से, हाँ, गरीबी के कारण और भूखमरी के कारण ये और आगे बढ़ेगा, और उस तरीके से बच्चे अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट होंगे, उनके मानसिक शारीरिक असर पड़ेगा, वो शिक्षा से बहुत दूर होंगे। ये बात हमारा शिक्षा इंस्टीट्यूशन, हमारा अभी जो शिक्षा का माहौल है वो, प्लस हमारा जो अभी ये जो सामाजिक और आर्थिक सवाल है, वो उससे बड़े पैमाने पर बच्चों को धकेल दिया जा रहा है कि वो स्कूल से बाहर रहे और वो उसके साथ काम, माने बाल श्रम करे, बाल मजदूरी करे। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारी। तो इसीलिए हमको जो, क्योंकि हमारे साथ और दो बातें हैं, मेरे को और सबसे बात करना, तो मुझे लगता है हमारी तो साथियों दो प्रकार की लड़ाई हो। एक हमको, क्योंकि हम दो लड़ाई है, एक लड़ाई है हमारा
कि हमको बड़े पैमाने पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वही हो रहा महामारी में देखिए, और शिक्षा को लेके प्राइवेटाइजेशन को रोकने के बाद के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमको प्राइवेटाइज को, क्योंकि हमारे दुनिया में जो हमने ये देश बताया जो विकसित, लेकिन और भी दुनिया में और देश है जिन्होंने कितनी अच्छा से चीजों को काम किया, वो चाहे वियतनाम ले लीजिए, वो क्यूबा ले लीजिए, वो साउथ कोरिया ले लीजिए, एवं ताइवान जैसे देश है जिन्होंने किस तरीके से इसको करने की कंट्रोल किया है। क्यों? क्योंकि उनके एजेंडा में वहां दुनिया उनके देश के लोग हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करता है। और हमारा देश में भी एक उदाहरण है, हमारा देश में एक राज्य केरल, जिसने भी कुछ हद तक एक समय में वो हमारे भारत के दूसरे नंबर पे थे, लेकिन आज देखो वो कितनी अच्छा हम कुछ कंट्रोल कर पाए, और वो बच्चों लोगों के सर्वाइवल को लेके बातचीत बार बार करे, कैसे लोग जी सके ठीक से और उनके बच्चे ठीक से पढ़ कर उदाहरण भी बनाया। तो अब अभी फिलहाल उनके मंत्री को अभी यूएन से उनको बुलाने के लिए बोल दिया। हम केरल के सरकार को सलाम करते हैं, हम सोचते हैं कि और भी राज्य में तो बच्चों को, इस माइग्रेंट बच्चों को चूंकि स्कूल का सिस्टम आपने क्लोज कर दिया, तो जो बच्चों को हमने कम से कम उनका न्यूट्रिशन को लेके, उनके प्रोटेक्शन को लेके, उनको एक माहौल स्कूल में कम से कम मिलेगा आपस में बातचीत करने के लिए। शिक्षा के अलावा भी और बहुत सी चीज बच्चे सीखते हैं, आपस में रिश्ता होती है, हाँ वो कम से कम वो खत्म हो रहा है। तो अभी 2-3 राज्यों ने कम से कम मिड डे मील उनको बच्चों के घर पहुंचा रहे, लेकिन कितना बच्चे खा पाते ये भी एक सवाल है, क्योंकि इतना खाने में परिवार को खाना है तो उससे बच्चों को कितना मिल पाए ये भी क्वेश्चन। तो ये कुल मिला के हमारे ये माइग्रेंट लेवल का जो बच्चों की शिक्षा को लेके, तो हमको लगता है कि 2 तरीके से, एक ये प्राइवेटाइजेशन के लिए हमको बहुत बड़े हमको एक मूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कहता है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल लर्न और सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी देना है, चाहे किसी की कोई बच्चों, दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे, माइग्रेंट लेबर, कंस्ट्रक्शन, इनको एक शिक्षा का माहौल बराबर अवसर देना चाहिए। और उसमें हमारे 2 चीजें हैं, एक है कि ऐसे बच्चों को लेके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो जनप्रतिनिधि, सरपंच है, नगर का वो है, उनको एक बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, कौन बच्चे वहां पर जो माइग्रेंट लेबर आए हैं उनका कौन से बच्चे हैं जिनको स्कूल से छूटे, एक उनका सर्वे करना है और उनको स्कूल में बच्चों को दाखिला करना है या उनको ठीक तरीके से उनको शिक्षा मिले उसकी व्यवस्था करना, ये हमारे कानून में। तो एक तो हमारे लिए ये हमारी लिए जिम्मेदारी है इस कानून का इस्तेमाल करके कैसे वो करे। और दूसरा है, इतनी बड़े गैप हो गया है बच्चों के बीच में, क्योंकि वो गैप तो उनके लिए नहीं होगा जो 20% तो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए गैप नहीं होगा, उनका रोज ऑनलाइन एजुकेशन होता है और उनके पेरेंट्स बचते हैं, फिर आप पढ़ाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो बच्चे छूट गए। तो इसलिए उनके लिए कैसे हम हमारा राइट टू एजुकेशन कानून में है कि जो हम स्पेशल ट्रेनिंग की बात करते हैं, कैसे उसके लिए हमारे स्कूल सिस्टम में, पॉलिसी में उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग हो सके, ताकि जो 3 महीना का गैप उन बच्चों के लिए है वो है। अब मैं तो क्वालिटी एजुकेशन की बात ही नहीं कर रही। और तीसरी बात है राइट टू एजुकेशन पर, हाँ, कि जो पूरा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, अभी इतना साल हो गया, तो इसलिए राइट टू एजुकेशन को हमने जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन फोरम भी बनाए हैं और हम सभी जो लगे हैं लगातार, हमने कोशिश किया है कि कानून बने, और हमारी जिम्मेदारी होती है इस कानून का ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए। वैसे सरकार ने बहुत से अमेंडमेंट कर दिया, जो कुछ बचा है उसको कैसे हम आगे ले जाना है, क्योंकि कानूनी हक है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए। और इसके अलावा भी हमको अपनी तरीके से भी एक सर्वे करना चाहिए, हम लोग जैसे कर रहे हैं, एक सर्वे करना चाहिए कितने बच्चे वो उसमें हैं, तो उनको कैसे। और चौथी बात है कि केवल पढ़ाई करने से नहीं होता है, तो उनके पेरेंट्स के लिए काम भी होना चाहिए। काम के नाम से सरकार के पास एक ही है, वो मनरेगा, और हम जानते हैं मनरेगा के लिए कितना काम लोगों को मिल जाता है, हम उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन कैसे उनको काम मिले, काम जब नहीं मिले, लेकिन 6 महीना का, कम से कम 3 से 6 महीना का सरकार को उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किसी भी तरीके से उस परिवार का प्लान करे। तो इसीलिए उस परिवार के प्लान के साथ साथ अगर करेंगे तो शिक्षा होगा। तो ये सर्वाइवल का कुछ है। तो 2 इसके लेके हमको इकट्ठा होने की जरूरत है। कुछ सवाल मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, तो उस सवाल को लेकर हमको चर्चा के बिंदु होंगे कि कैसे हम अपने आप को तैयार करेंगे कि एक लंबा स्ट्रगल के लिए, क्योंकि बच्चों का जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार दिया गया है, उसको मिले, उसके लिए हम कैसे
एक लंबा लड़ाई करेंगे इसको आरटी फोरम को तो चेंज हो जरूरत है। ये एक डिस्कशन का मुद्दा हमको आगे चल के चर्चा के बिंदु होना चाहिए। उसमें हमको हर कोई को देना चाहिए, हमको देखना चाहिए जो बच्चों के जो माँ बाप के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उनको हमको जोड़ना चाहिए, ऐसे मूवमेंट को जोड़ना चाहिए। उसमें हमारे माइग्रेंट लेबर यूनियंस भी है, ट्रेड मजदूर संगठन भी है, डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन भी है, हाँ आशा वर्कर है, आंगन भी है, ऐसे बहुत से लोग जिनके किसान के जो एग्रीकल्चर यूनियन, ये सारे लोगों के बच्चे जो ज्यादा प्रभावित होते हैं उनको हमको जुड़ना है। ये मुझे लगता है कि इनके साथ उसके अलावा भी जो हमारे टीचर्स यूनियन है उनको लेके, टीचर्स यूनियन कुछ हद तक हमारे साथ है लेकिन हमने ये एक वर्गों को हमने छोड़ दिया है, उनको लेके एक लंबी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। और कैसे करेंगे, हाउ विल गेट रेडी फॉर prepare ourselves for a long-term struggle for the children's fundamental rights that has to be discussed. This is the मैं इसको क्वेश्चन को छोड़ दूं। दूसरा, क्या हमारा स्ट्रेटेजीज होगी कि हम लोगों के बीच पहुंचने की, क्या है, हमको अभी सब वक्त आ गया है हमको नीचे पहुंचाने के लिए, तो और लोगों को हमको ढूंढना है जो नीचे जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे काम करते, क्योंकि अभी चुनौती वही है, केवल शहरी स्तर पे काम करने से नहीं होगा, स्टेट कैपिटल पे नहीं होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं होगा, हमारे बड़ी आबादी जहां तक के जो स्ट्रगल करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि दूसरा मेरा वो होगी, क्या हमारा स्ट्रेटेजीज होगी टू रीच द पीपल एंड मेक देम अंडरस्टैंड। इनको हमको समझाना पड़ेगा कि सरकार की जो एक डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसीज है, जो महिलाएं बच्चों ही सबको दलित आदिवासी जो अलग करता है, उसके लिए हमको लगता है कि एक हमको ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि लोग समझे कि ये जो विभाजन वाली जो पॉलिसी है सरकार का, वो विभाजन पॉलिसी को लोग कम से कम जाने कि अमीरों की शिक्षा, गरीबों की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, इस सब में एक डिवीजन नहीं करना है सब, क्योंकि एजुकेशन हमारा कानून में भी है और हमने पहले भी तो ये शिक्षा सबके लिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए भी करता है। तीसरी बात है कि जो बेसिक इशू है, कैसे उनको कैसे उनको खाद्य कैसे मिले, उनको भोजन कैसे मिले, उनकी सेफ्टी की बात है, उनकी सिक्योरिटी की बात है, उनको ठीक से उनकी फैमिलीज को और बच्चों को मिले, ये भी हमको प्लान करना पड़ेगा। और हमारा क्या प्लान होगा हम इसको लोगों के साथ बैठ के देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारा ये जो माइग्रेंट लेबर के बच्चों के लिए हम और क्या क्या जो हमने बताया कि हमको पंचायत को फोर्स करना पड़ेगा, कानून का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा, ये बच्चे बाहर से ना रहे। और ये इनको केवल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ और भी है, कैसे कैसे छोटे छोटे समूह में बच्चों को बात करें, स्कूल को रीओपन करना चाहिए, दूसरे अनुभव के आधार पर रीओपन हर प्रिकॉशंस के साथ हम कैसे कर पाएंगे, ये भी हमारी बात है। इसके लिए मुझे लगता है कि और बाकी जगह जहां पर बच्चों को वो नहीं आया है, माने मिड डे मील नहीं मिला जिन राज्यों में, वो कैसे उनको पौष्टिक आहार मिले, उसको भी हमको ये कुछ सवाल आपके बीच है। मुझे लगता है कि अभी साथी बहुत बड़ा संकट में है और संकट से आंदोलन बनता है, और बगैर आंदोलन में, बगैर संघर्ष में कुछ नहीं हो सकता। और मैं अंत में बोलूंगी, हम सबको इकट्ठा होना है, जितने अलग अलग आदिवासी लोग के वो दलितों के सब काम करने वाले, क्योंकि सबके बच्चे, तो उनको जोड़ के ये कम से कम ये माइग्रेंट लेबर जो है उन्हीं कम्युनिटी से आते हैं अधिकतर, तो इसलिए हम सबको जोड़ के एक बड़ा हमको आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि हम इन बच्चों को, हम उनका एजुकेशन को इंश्योर कर पाएंगे। जब इंश्योर करेंगे, जब उनकी फैमिली को हम उनके सर्वाइवल और उनके बाकी चीज को हम उनकी चैलेंजेस को हम देखेंगे, तो हम कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आशा जी। योर टॉक वाज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आई ब्रीफली ट्राई एंड समराइज योर टॉक फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। एक तो आपने 3 चीजों की आपने बात की। एक तो आपने बात की the fact that people are dealing with poverty, hunger, joblessness, uncertainty, anxiety, extreme psychological trauma, and the impact that this kind of a situation has on children mentally, physically, psychologically. So that we need to recognize that it's a very painful kind of a situation for children. दूसरा आपने कहा कि इस तरह के हालात में these children, a lot of children are being pushed towards child labor because work and earning becomes an important criteria. Education definitely takes a backseat under these circumstances. And you also pointed out that how an online kind of an education for these children does not make sense. Actually, online education doesn't make sense for a lot of people. And we're also struggling in our own talk today with connectivity.
But the children who need more support, if you kind of expect them to avail of online education, that's obviously not going to work. तीसरी चीज आपने कही कि क्या हम लोग की strategy होनी चाहिए collective how we should get together. I think that was very important. Besides the fact that we should conduct a survey and we should two things which I thought are very important, which you talked about, is that education cannot be de-linked with health. One needs to look. It's important to look at education and health together. The fact that children need education, the fact that children need food, and their health and other needs should be taken care of. And second, the fact that you need to create work and economic opportunity for people. That is also, I think, very important. That structural environment में जो support लोगों को चाहिए वो बहुत ज़रूरी है. उसके बिना it's not going to work. And the fact that yes, we must fight against privatization and continue to restate the relevance of the government system in supporting these children. So thank you very much, Asha ji.